चारों तरफ से त्राहिमाम मचा हुआ है। नमक अब ऐसी हो गई कि नमक को लेकर के भी कालाबाजारी होने लगी। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि नमक की कालाबाजारी, नमक में मिलावट, इस प्रकार की स्थिति उत्तराखंड में बन चुकी है। धस्माना जी, ये बताइए कि ये क्या चल रहा है? मैं ये पहले सुनने को मिलता था कि पनीर में मिलावटखोर, कुट्टू के आटा में मिलावटखोरी, अब ये नमक जैसे चीज जो एक आम इंसान, एक गरीब तबका का लोग से लेके अमीर तबके के लोग जो है नमक का इस्तेमाल करते हैं, इसमें मिलावटखोरी। एक आपने सुना है, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टका शेर खाजी टका शेर भाजा। इस समय उत्तराखंड में और देश में जो सरकार सत्ता में है, अब जो मैकेनिज्म है ऊपर से नीचे आता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाजनो ये न गता सपंता, महान लोग जैसा कार्य करते हैं उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं। अब महान लोग सारे घोटालों में लिप्त है, महान लोग पूरा प्रदेश का खनन में लिप्त है, शराब की ओवर रेटिंग में लिप्त है, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आकंठ भ्रष्टाचार हो रखा है, तो ऊपर से नीचे आते 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 वो नमक पे आ गया है। अब नमक भी जो मतलब जीवन यापन में आम आदमी, क्या हर आदमी, हर इंसान को नमक की जरूरत है, भोजन में नमक की जरूरत है, और उस नमक में जिस प्रकार से मिलावट, रेत की मिलावट, मतलब आप कल्पना करिए कि अगर नमक में रेता मिलाया जा रहा है, रेत मिला करके नमक बेचा जा रहा है, तो राज कैसे होगा? कैसा राज होगा वो? मतलब इससे निकृष्ट, इससे गिरा हुआ, इससे ज्यादा जन विरोधी, इससे ज्यादा जनता का दुश्मन कौन सी सरकार हो सकती है? कौन सा राज हो सकता है जिसमें सबसे, भाई जो दाल है, किसी के घर में अगर दाल बनती होगी तो एक पाव से लेकर के 1 किलो 2 किलो कितने सदस्य होंगे? इसी प्रकार से भोजन बनता होगा, सब्जी बनती होगी तो उसमें 250 ग्राम से लेकर के 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो, लेकिन नमक कितना पड़ता है उसमें? चुटकी भर नमक जो पड़ता है, उस चुटकी भर नमक में भी अगर मिलावट हो रही है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस राज्य के अंदर और देश के अंदर भ्रष्टाचार किस चरम पर पहुंच गया। सरकार यह कह रही है कि इस पर डीएम संज्ञान लिए हैं और अलग अलग जितने भी दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, इन पे छापेमारी चल रही है। आखिर सरकार बाद में क्यों जागती है, पहले क्यों नहीं जागती है? 6 महीना पहले हमारे श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कौशल के नेतृत्व में रेते वाला नमक लेकर के डीएसओ के दफ्तर में प्रदर्शन किया गया था, उनको आगाह कराया गया था। कई दुकानों में जाकर के उन्होंने खुद स्वयं नमक की जो है परख करी थी, सब जगह नमक में रेता मिला था, और उसकी शिकायत बाकायदा डीएसओ से लेकर के जिलाधिकारी तक करी थी। अब हर मामले की शिकायत क्या मुख्यमंत्री को करनी पड़ेगी? इस राज्य में क्या हालात ऐसे हो गए हैं कि नमक की मिलावट में भी मुख्यमंत्री शामिल है, इस प्रदेश की सरकार शामिल है? मतलब मिलावटखोरी हमेशा से होती रही है, लेकिन मिलावटखोरी के खिलाफ जो कार्रवाई है जिस स्तर पे होनी चाहिए, अब डीएसओ पूरे जिले का सबसे बड़ा सिविल सप्लाई का अधिकारी है, और उस अधिकारी को अगर शिकायत की जा रही है और उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और आज वो मुद्दा प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा बन गया है, तो आप इसकी कल्पना कर लीजिए, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि ये काम राज्य की सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, और बिना राजनीतिक संरक्षण के वो काम नहीं होता। एक सवाल और है, जिस प्रकार से जीएसटी को लेकर के अभी वित्त मंत्री ने एक नया स्लैब निकाला 5% और 18% का, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? हम इस प्रकार से देखते हैं कि आपने 8 साल इस देश की जनता का खून चूसा। किसने जीएसटी लगाया था? राहुल गांधी ने तो जीएसटी लगने के तत्काल बाद कह दिया था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये देश की जनता के खिलाफ है, ये गरीब के खिलाफ है, ये देश के छोटे व्यापारियों के खिलाफ है, ये इन जनरल पूरे देश के अंदर जो व्यापार जगत है, क्योंकि उत्तर देश में, हमारे भारतवर्ष में जो व्यापारी है वो खुदरा व्यापारी, छोटा व्यापारी जो अपनी रोटी रोजी चलाता है, कॉर्पोरेट की बात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ने उस समय, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस समय राहुल गांधी की बात को मजाक में उड़ा दिया, व्यंग में उड़ा दिया
ये कहा कि राहुल गांधी फिजूल की बात कर रहे हैं, देश की विरोधी बात कर रहे हैं। और आज जब पूरे देश में साबित हो गया कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये गरीबों के खिलाफ है, गरीबों की जेब में डाका है, अब सरकार उसका आंशिक संशोधन कर रही है। मैं समझता हूं सरकार को पूरी की पूरी जो जीएसटी के तमाम स्लैब्स हैं उनको स्क्रैप करना चाहिए और जीएसटी पर पूरी तरह से पुनर्विचार करके उसको जनता की सहूलियत के लिए बनाना चाहिए, व्यापारियों की सहूलियत के लिए बनाना चाहिए। ये केवल कॉर्पोरेट और बड़े घरानों की सहूलियत के लिए जीएसटी बनाया गया था। आज सरकार डरी हुई है क्योंकि वोट चोरी का भांडा फूट चुका है। पूरे देश में लोगों को पता चलने लग गया है कि नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अलग अलग राज्यों में कैसे सरकार बना रहे हैं। वोट चोरी का भांडा फोड़ होने के कारण आज सरकार में डर और भय व्याप्त है और उस डर और भय के कारण अब ये लोग लुभावने काम किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा तो एक मूल प्रश्न है कि 8 साल तक अगर आप ये आज कह रहे हैं कि जनता को सहूलियत होगी, जनता को राहत होगी, तो जनता का चैन किसने छीना था, जनता की राहत किसने छीनी थी, जनता का खून किसने चूसा था 8 सालों तक, ये पहले भाजपा जवाब दे। हम तो कह रहे हैं कि अभी जीएसटी में आपने आंशिक परिवर्तन किया है, जीएसटी में अभी बड़े परिवर्तन होने चाहिए। जो आज भी लूट जारी है उस लूट को केवल 24,000 करोड़ रुपया, आपको मालूम है हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में, हेल्थ में आपने लोगों के स्वास्थ्य बीमा पर आपने 18% जीएसटी लगा दिया। ये कैसा न्याय है? आज आप उसको वापस ले रहे हो तो आप ये बताओ कि 8 साल तक जो लूट हुई हेल्थ इंश्योरेंस में वो किसकी जेब में गई और क्यों आपने जनता के ऊपर ये भार डाला? तो इसलिए जीएसटी का जो सारा नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं, हमारा पहला सवाल है कि 8 साल तक ये जो आपने आज राहत देने की आप बात कर रहे हो, उस राहत और चैन को जनता के किसने छीनने का काम किया? मोदी सरकार तो कह रही है कि ये दिवाली का गिफ्ट है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि 8 साल तक आपने लोगों की दिवाली दिवाला बना दी, आपने लोगों को दिवाला निकाल दिया, आपने लोगों को 8 साल तक दिवाली नहीं मनाने दी, लोगों को आपने होली नहीं मनाने दी, लोगों को आपने चैन से भोजन नहीं करने दिया, आपने कफन पे भी टैक्स लगा दिया, आपने पैक्ड आटे पे भी टैक्स लगा दिया, आपने किस किस चीज पे टैक्स लगा दिया। ऐसा टैक्स तो कभी औरंगजेब के जमाने में भी नहीं लगा था जो टैक्स मोदी जी ने लगाया, और आज उनको वापस लेना पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात कही थी कोरोना में, जो राहुल गांधी ने कहा था वो सच साबित हुआ। नोटबंदी में उसने कहा था विनाशकारी है, वो साबित हुआ। राहुल गांधी जी ने आज तक जितनी बातें कही है, उन्होंने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में कहा था कि आप ये गलत कर रहे हैं, और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना के पीछे कौन लोग थे, तरकिया की कौन लोग थे, चीन। सारा सीडीएस ने आज भी बयान है, सीडीएस का अखबारों में छपा हुआ, कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो चीन है। नरेंद्र मोदी तो वहां जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए। नरेंद्र मोदी तो मोमोज खाने भी जाएंगे, चाउमीन खाने भी जाएंगे, लेकिन इस देश की जनता देख रही है गलवान के वो 20 शहीद जिन्होंने अपनी शहादत दे दी इस देश के लिए, उनकी आत्माएं आसमान से, स्वर्ग से देख रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कितना बड़ा धोखा देश के साथ कर रहा है। एक सवाल और है, प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं वहां तो वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, हाथों में हाथ मिलाते हैं, गलवैया लगाते हैं, लेकिन जब वो भारत आते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या माँ को गाली दी गई थी? देखिए, माँ को किसी की भी गाली देना अच्छा नहीं, माँ को किसी की भी गाली देना अच्छा नहीं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने रुदाली करी, वो रुदाली हमेशा करते हैं जब भी चुनाव आता है और उनको लगता है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, उनको लगता है बीजेपी चुनाव हार जाएगी। कर्नाटका में क्या क्या था, पूरी एक लिस्ट लेकर के गए थे। मतलब देश की जनता की परेशानियों की लिस्ट उनके पास नहीं है, देश की जनता का जीएसटी से 8 साल उन्होंने क्या बुरा हाल किया उसकी लिस्ट उनके पास नहीं है, देश के किसानों ने 1 साल तक किसान बिलों के खिलाफ किस प्रकार से दिल्ली को घेर के रखा, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, वो उनके पास उसकी बात का लिस्ट नहीं है। नोटबंदी से कैसे छोटा व्यापारी तबाह हो गया, कैसे देश की अर्थव्यवस्था गाड़ी से, पटरी से गाड़ी उतर गई, वो उनकी लिस्ट में नहीं है। देश के अंदर बेरोजगारी कैसे आसमान पर है, चरम पर है, उसकी लिस्ट उनके पास नहीं है। लेकिन मोदी जी के पास लिस्ट है कि उनको कितनी गालियां दी, किस किसने गाली दी। अरे भैया, कब तक रोते रहोगे? इस देश के बहादुर लोग कभी रोए नहीं। महात्मा गांधी ने पूरे देश को जगाया, लाठियां खाई नंगे बदन पर, इस देश को आजाद करवाया, लेकिन कभी आंसू नहीं बहाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू
उनके पिता मोतीलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, तीन तीन पीढ़ियां एक साथ देश की आजादी के लिए जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कभी आंसू नहीं बहाया। हेमवती नंदन भोगड़ा जेल के अंदर रहे, देश की आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, कितने नाम लूं, कभी भी किसी की आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन आपकी आंखों में आंसू गरीब को देख के नहीं आ रहा है, आपकी आंख में आंसू बेरोजगार को देख के नहीं आ रहा, आपकी आंख में आंसू अंकिता भंडारी की मां को देख के नहीं आ रहा, आपकी आंख में आंसू महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार, हत्या, डकैती पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में हो रही है, उसको देख करके आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहा। आपकी आंखों में केदारनाथ और बद्रीनाथ के लोगों को देखकर भी आंसू नहीं आ रहा, जो आपदा झेल रहे हैं। उस धराली जो 40 सेकंड के अंदर पूरी धराली तबाह हो गई, आप वहां बोल के आए थे घाम तापो, आपको उनको देखकर भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहा। आपकी आंखों में आंसू आ रहा कि मैं बिहार हार रहा हूं, तो एक झूठा प्रपंच अपने टूल किट से बनवा करके मेरी मां को गाली दी और रो रहे हैं। पूरे देश की जनता को, बिहार की जनता को भड़का रहे हैं कि मेरी मां को गाली दी, अब उसका बदला लो। शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठ करके, गरिमामय पद पर बैठ करके, अगर एक प्रधानमंत्री इस प्रकार से अपने को गाली दिए जाने पर, अरे आप देश के नेता हो, आप माला पहनोगे, आप जिंदाबाद सुनोगे तो आपको गाली भी सुननी पड़ेगी, आपको मुर्दाबाद भी सुननी पड़ेगी। ये हमारा काम है। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार से आप जब हाथ मिला रहे थे शरीफ से, आप तुर्किया के प्रधानमंत्री से लपक करके हाथ मिलाने गए, तब आपकी आंख में आंसू नहीं आया? आपको 20 गलवान के बहादुर जवान, उनकी शहादत याद नहीं आई? तब आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? लेकिन जैसे ही आप भारत की सीमा में घुसे, आपको आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि बिहार आपको डूबता हुआ लग रहा है, बिहार में आपकी सरकार जाती हुई लग रही है, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। और मैं समझता हूं इस देश की जनता अब असली आंसू और घड़ियाली आंसू सब में अंतर पहचान गई। आने वाले समय में उत्तराखंड में भी चुनाव 2027 को लेकर के कुछ दिन पहले जो है कुमारी सैलजा आई हुई थी, उन्होंने संगठन सृजन को लेकर के एक अभियान छेड़ा। इस पर कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? देखिए, पूरे देश में संगठन सृजन चल रहा है और 4 राज्यों में एक साथ, हमारे उत्तराखंड में, झारखंड में, उड़ीसा में और अभी हरियाणा में हुआ। इसके अलावा पूरे देश के तमाम राज्यों में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तराखंड में भी हमारे सारे 27 के 27 संगठनात्मक जनपदों में AICC के हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं। 3-3 ऑब्जर्वर हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भेजे हुए। ये 4 ऑब्जर्वर हर जिले में जाकर के संगठन के लोगों से बात करके, कार्यकर्ताओं से बात करके, उनकी राय लेकर के, सिविल सोसाइटी जो हमारे तमाम अलग अलग वर्गों के लोग हैं उनसे बातचीत करके उनकी राय जान रहे हैं, और उसके बाद जो राय निकलेगी उसके अनुसार संगठन का सृजन करेंगे। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष बनाए जाएंगे और इन जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को अलग से ताकत दी जाएगी। जो प्रोसेस होगा इलेक्शन का हमारा, उसमें जो टिकट की जो हमारा चयन है वो DCC से और महानगर से होकर के तब PCC में जाएगा और तब CEC में जाएगा। जो पुराने पदाधिकारी क्या उनको चेंज किया जाएगा या फिर उन्हीं को रखा जाएगा, या फिर उनमें देखिए, अच्छा काम करने वाले दोबारा भी बन सकते हैं, और जहां पर परिवर्तन की आवश्यकता है, जहां पर लोगों की राय परिवर्तन की है, तो वहां परिवर्तन भी किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने वाले नहीं बनेंगे, नए वाले ही बनेंगे, नए भी बनेंगे, पुराने भी बनेंगे, सबका मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सब कुछ होगा कार्यकर्ताओं की राय से। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस केरल के ट्विटर हैंडल से ब से बीड़ी, ब से बिहार, दोनों का तुलनात्मक विवरण दिया गया, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बाकायदा उस ट्वीट को थोड़ी देर के बाद कांग्रेस ने डिलीट कर दिया, लेकिन ये इस प्रकार से ट्वीट करना किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ, वैसे मैंने वो ट्वीट देखा नहीं, लेकिन ऐसा कोई ट्वीट अगर गलती से किसी ने किया तो डिलीट कर दिया उसको, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बा से भारत, बा से बिहार, बा से भगवान। जदयू के नेता जो अध्यक्ष है वहां के, उन्होंने कहा कि बो से बुद्ध भी होता है, बो से बुद्धि भी होता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह कहा कि जो है बुद्धि होता है, लेकिन उनको बीड़ी ही दिखाई दे रही है। मोदी जी से पूछे, जिन्होंने DNA खराब बताया था उनका, मोदी जी से पूछे, DNA खराब है नीतीश बाबू का, बिहार का DNA में गड़बड़ है, कौन बोला था? नरेंद्र मोदी बोला था। अब ये बड़ी बड़ी बात है या बीड़ी और बिहार बड़ी बात है? कौन बड़ी बात है? DNA मतलब पूरे बिहार को गाली दिया, भूल गए? क्या कहा था? नीतीश बाबू खुद तो डूबेंगे, इनको भी डुबाएंगे, किसने कहा था?
बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत सारा निकल जाएगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भारत के सभी सवालों का जवाब दिया। प्रशांत चौधरी, देहरादून, उत्तराखंड।